पिछली क्लास में हम शोध के विभिन्न प्रकारों पे बात किए थे। आज हम शोध के विभिन्न चरण पे बात करेंगे, यानी स्टेप ऑफ रिसर्च की रिसर्च कितने चरणों में पूरा होता है, उसके लिए क्या क्या स्टेजेस होते हैं, इस पे हम चर्चा करेंगे। तो हेडिंग बना लीजिए, शोध के चरण, शोध या अनुसंधान के विभिन्न चरण। ठीक है, इसमें जो पहला चरण है, ध्यान रहे कि शोध के चरण से प्रश्न बनते हैं और बहुत बार बने, हर एग्जाम में एक दो प्रश्न इससे आ ही जाते हैं, सिर्फ इस वाले पार्ट से, स्टेप से। ठीक है, शोध के चरण से सबसे पहले शोध की प्रक्रिया जब आप शुरुआत करते हैं, सबसे पहला कदम आपका क्या होता है? शोध की समस्या का चयन करना है। शोध समस्या का चयन करना। ठीक, इसमें करते क्या हैं, जो शोधार्थी होते हैं, रिसर्च प्रॉब्लम्स जो होती हैं उनका पता किया जाता है। यानी आप किसी विषय में हैं और शोध करना है आपको, तो पहले उस विषय से संबंधित आप ये देखें कि समस्याएं कहाँ कहाँ हैं। ये आप रिसर्च उठाएंगे तो सबसे पहले शोध की प्रक्रिया में समस्या की पहचान करेंगे। इसमें क्या करेंगे? सबसे पहले समस्या की पहचान करना। देखिए, चयन करना और पहचान करना अलग बात है, दोनों अलग होता है। पहले स्टेप में आप करेंगे क्या? समस्या की पहचान करेंगे। जब आप समस्या की पहचान करेंगे तो एक आध समस्या नहीं, बहुत सारी समस्याएं आपके सामने आएंगी। वे आप समस्या को पहचान रहे हैं ना, ऐसा तो है नहीं कि आप एक समस्या का पहचान करेंगे, नहीं, उस विषय वस्तु में जितनी भी समस्याएं हैं सबका पहचान करेंगे आप। फिर उसमें से क्या करेंगे कि किसी एक समस्या का चयन करेंगे। फिर क्या करेंगे? पहचान के बाद समस्या का चयन करेंगे। यानी अब आप समस्याओं का चुनाव कर लें, किसी भी समस्या का आपने चुनाव कर लिया है। किसका? जिस भी समस्या को सॉल्व करने के लिए आपको रिसर्च करना है, उस समस्या का आपने चुनाव कर लिया। अब क्या करेंगे? जिस समस्या को आपने चुना है उसके संबंध में प्रारंभिक अवलोकन करेंगे। प्रारंभिक अवलोकन का मतलब हो गया कि जो आपने समस्या चुनी उसका एक प्राइमरी रिव्यू होगा उस समस्या का। इसके लिए आप क्या करेंगे? अपने विषय से संबंधित साहित्य है, पत्रिकाएं हैं, ठीक है, या सूचनाओं का एक सर्वेक्षण करते हैं आप। ओपन सर्वेक्षण जो होता है, ओवरव्यू जिसे कहते हैं ना, कि बस ऊपर ऊपर देख लो एक बार, आप ये काम पूरा करेंगे। यानी आप अपने विषय का एक रिव्यू लेंगे और फिर बहुत सारी किताबें आप देखेंगे, पत्रिकाएं देखेंगे, न्यूज़ चैनल सुनेंगे कि इस समस्या पे क्या क्या काम हो रहा है या क्या क्या हुआ है। इन सब का एक ओवरव्यू लेकर के आप क्या करेंगे? फिर अपनी समस्या का उद्देश्य आप निर्धारित करेंगे। यानी भाई आप जो रिसर्च कर रहे हैं उस रिसर्च को जब कोई पढ़ेगा, कोई पाठक होगा जब पढ़ेगा, तो उसे आप क्या बताना चाहेंगे? कोई उद्देश्य तो होगा ना। आप किताब पढ़ते हैं, शुरुआत में ही किताब में लिख दिया जाता है कि इस किताब के लिखने के पीछे का क्या पर्पज है। इस पूरी किताब में आपको इस बात पे फोकस किया गया है, इस समस्या को सॉल्व करने पे फोकस किया गया या इस विषय वस्तु पे फोकस किया गया है। पूरे किताब का ओवरव्यू आपको पहले पेज पे मिलता है, जिसका नाम भूमिका होती है। तो आप वो निर्धारित करेंगे कि आपके रिसर्च का क्या है, उद्देश्य क्या है। ठीक, जब ये निर्धारित हो जाए कि आपका उद्देश्य क्या है, तो फिर समस्या का समाधान ढूंढने के लिए आप क्या करेंगे? हाइपोथेसिस का निर्माण करेंगे। ठीक है, यानी अवलोकन, अवलोकन के बाद में उपकल्पना या फिर परिकल्पना का, परिकल्पना या हाइपोथेसिस, हाइपोथेसिस का निर्माण करेंगे। ये क्या होता है? हाइपोथेसिस क्या होता है रिसर्च में? ठीक है, ये देख लेते हैं। हाइपोथेसिस समस्या की पहचान करने के बाद में, जो भी आपने समस्या पहचाना, उसकी पहचान के बाद में जो आपके पास संभावित समस्या का जो हल होता है, संभावित का मतलब हो गया कि जितने भी आपके पास समाधान आते हैं, कोई समस्या है तो आप निश्चित रूप से थोड़ी देर एकांत में बैठकर सोचेंगे कि इसको सॉल्व कैसे करें, इसका क्या सॉल्यूशन हो सकता है। इस दौरान आपके मन में, आपके दिमाग में जितने भी उसके सॉल्यूशन या हल या समाधान निकल कर आए, वही होती है परिकल्पना, वही होती है हाइपोथेसिस, कि आपने इतने सारे समाधान ढूंढे। फिर जब बहुत सारे समाधान ढूंढ लेंगे तो उसमें किसी एक को आप फाइनल करेंगे कि यही इसका समाधान होगा। लेकिन अब आप ऐसे थोड़ी ना कमरे से निकल कर आए और कह दिए कि भाई ये समस्या का ये समाधान है, ऐसे तो मान्य होगा नहीं। उस समाधान को आपको प्रूव करना है और उसी समाधान को साबित करने के लिए आपका आगे पूरा का पूरा रिसर्च होगा। ठीक है, तो फिर आप क्या करेंगे? आप उपकल्पना और परिकल्पना का निर्माण करेंगे, किसी एक समाधान का निर्माण करेंगे। ठीक है,
और ऐसी परिकल्पना हो जो शोधकर्ता को यानी रिसर्चर को शोध के लिए दिशा निर्देश प्रदान कर सके। यानी ऐसी समाधान आप ढूंढे जो आपको प्रेरित कर सके कि आप आगे बढ़िए, मैं ही हूँ सॉल्यूशन। ठीक है, तो ऐसे समाधान आपके पास होने चाहिए। अब फिर उसको आप व्यवस्थित और निश्चित करें, एक बेहतर योजना बनाएं और आगे बढ़ें। ठीक है, अब बात आती है दूसरे स्टेप की। ठीक, कि आप दूसरे स्टेप में क्या करते हैं। ये तो होगा पहला चरण शोध का। दूसरे चरण में अनुसंधान अभिकल्प तैयार करना, जो इसका दूसरा चरण है, अनुसंधान अभिकल्प तैयार करना। इसमें इसको बोलते हैं रिसर्च डिजाइन, प्रिपेयरिंग रिसर्च डिजाइन। आपके रिसर्च का क्या डिजाइन होगा ये आप इस चरण में तय करते हैं। शोध के लिए एक प्रारूप तैयार करना। प्रारूप का मतलब होता है कि पूरे शोध का एक संरचना बना लेना। ठीक है, इसी को बोलते हैं प्रारूप तैयार करना, कि आपका शोध किन 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 फैक्टर्स पे, कौन कौन से, एक अच्छी खासी संरचना आप तैयार करते हैं। अब जब आपने ये तैयार कर लिया, इसका बढ़िया सा एक डिजाइन तैयार, आप इस शब्द को अच्छे से समझ रहे होंगे कि किसी भी चीज़ का एक डिजाइन बनाना, कि वो किस डिजाइन में होगा। डिजाइन मतलब प्रारूप होता है, किस रूप रंग में वो ढलेगा। ठीक है, फिर शोधकर्ता ये निर्धारित करता है कि कौन सा अध्ययन कार्य क्षेत्र लेगा, यानी अध्ययन का आपके कार्य करने का फील्ड क्या होगा। ठीक है, और किस प्रकार के आंकड़े आपको चाहिए एकत्र करने हैं, उनका विश्लेषण करने के लिए कौन सी विधि अपनाएंगे आप। 3 चीज़ों का यहाँ पे आप चुनाव करेंगे। पहला अपने अध्ययन कार्य क्षेत्र, दूसरा आंकड़े किस प्रकार के एकत्र करने हैं, और फिर उनके विश्लेषण की विधि क्या होगी। सबसे पहले अध्ययन कार्य क्षेत्र आप तय करें, अध्ययन कार्य क्षेत्र। फिर आंकड़े किस प्रकार के चाहिए आपको अपने शोध को करने के लिए, आंकड़े किस प्रकार के, और फिर इन आंकड़ों का विश्लेषण करने के लिए कौन सी विधि होनी चाहिए आपके पास। विश्लेषण की विधि का चुनाव आप करेंगे। मैंने आपको प्रकार में ही बताया था, क्या बताया था, विधेयात्मक शोध एक होता है। वो विधेयात्मक शोध इसी आंकड़ों के विश्लेषण करने की क्या विधि होगी, वहीं से हम देखेंगे। ठीक है, जब आप ये कार्य कर लेते हैं तो फिर शुरू होता है तीसरा चरण रिसर्च का। और तीसरे चरण में आप क्या करते हैं, ये तो हो गया पहला चरण, ये हो गया दूसरा, और अब बात आती है तीसरे चरण की। तीसरे चरण में आप आंकड़ा संग्रह उपकरण विकसित करना, ध्यान रहे शब्दों को आप अच्छे से देखें, आंकड़ा संग्रहण उपकरण विकसित करना, ये तीसरा चरण होता है, उपकरण विकसित करना। ठीक है, यानी जो डेवलपिंग डाटा कलेक्शन इंस्ट्रूमेंट है, एक तो हो गया डाटा, लेकिन एक होता है डाटा कलेक्ट करने का उपकरण। दोनों में अंतर होता है। एक तो डाटा है, लेकिन उसको हम कलेक्ट किस तरीके से करें, किस इंस्ट्रूमेंट का हम प्रयोग करेंगे, इस चरण में वही बताया गया है। ठीक है, इसका अंग्रेजी में डेवलपिंग डाटा कलेक्शन इंस्ट्रूमेंट होगा, लिख लीजिएगा, डेवलपिंग डाटा कलेक्शन इंस्ट्रूमेंट। ठीक है, तो यहाँ पे हम उन उपकरणों का चुनाव करेंगे जिनके माध्यम से हमें डाटा को या आंकड़ों को क्या करना है, कलेक्ट करना है। आंकड़ा शब्द आप देखेंगे कहीं कहीं प्रदत्त लिखा हुआ आता है। ठीक है, तो ये ध्यान में रखिएगा, प्रदत्त डाटा आंकड़े ये एक ही चीज है। तो उपकरणों का हमें चुनाव करना है कि किस तरह के उपकरण आपको ढूंढने हैं। एक एग्जाम्पल, जैसे आप मान लीजिए आपसे मैंने कहा कि लकड़ी लाना है, आपको लकड़ी आपको लेकर आना है, तो अब आप क्या करेंगे, सबसे पहले जंगल जा करके लकड़ी उठा कर ले आएंगे, या फिर आप इंस्ट्रूमेंट ढूंढेंगे, वो चीज़ ढूंढेंगे, वो उपकरण ढूंढेंगे जिससे लकड़ी को काटा जा सके। पहला काम तो आपका ये, यानी आप डायरेक्ट जंगल नहीं भागेंगे, पहले आप क्या करेंगे, कुल्हाड़ी उठाएंगे, तब आप जंगल जाएंगे। तो यहाँ भी वैसे ही है, डाटा कलेक्ट करना है, ये तो बात सही है, लेकिन डाटा कलेक्ट करने के लिए हमें क्या चाहिए, पहले उपकरण होना चाहिए जिसके माध्यम से हम डाटा को कलेक्ट करें। ठीक, तो इस चरण में हम यही करेंगे। जो डाटा होगा हमारा वो कौन सा होगा, एक तो होता है प्राथमिक डेटा। भाई हमें उपकरण का चुनाव करना है तो हमें डाटा का चुनाव, उसका डाटा भी देख लेना होगा किस तरीके का हमें डाटा की जरूरत है। भाई जिस तरीके के आंकड़े चाहिए उसी हिसाब से हमको उपकरण तैयार करने होंगे, चुनाव करना होगा उपकरण का। तो हम डाटा देखेंगे, एक तो होता है प्राथमिक डाटा और एक होता है द्वितीयक डाटा, यानी प्राथमिक आंकड़े और द्वितीयक आंकड़े। एक हो गया प्राथमिक आंकड़े और एक हो गया द्वितीयक आंकड़े। अब हमें 2 तरह का उपकरण चाहिए, एक वो उपकरण जो प्राथमिक डाटा कलेक्ट करे और एक वो उपकरण जो द्वितीयक डाटा कलेक्ट करे।
तो प्राथमिक डाटा क्या होता है? प्राथमिक डाटा वो होता है जो शोधकर्ता यानी आप अर्थात रिसर्चर नए सिरे से एकत्रित किए जाते हैं। जो डाटा नए सिरे का मतलब हो गया कि वो डाटा पहले से कहीं रखा नहीं है, बल्कि आपको कलेक्ट करना है एकदम नए तरीके से। जैसे किसी जनसंख्या के बारे में आपको जानना है, तो मान लीजिए कि भारत की जनसंख्या किसी क्षेत्र में, किसी एक शहर में आपको पता करना है, तो आप 2011 की जनगणना देखेंगे नहीं, आपको वर्तमान में रिसर्च करना। 2022-23 चल रहा है, 2023 के आंकड़े आपको चाहिए। 2023 का कोई सर्वे नहीं हुआ जनसंख्या के संबंध में अब तक। तो अब आप क्या करेंगे? आप इलाहाबाद शहर में, प्रयागराज में ये सर्वे आप खुद करेंगे, तब आपको रियल टाइम डाटा मिलेगा। ये होता है प्राथमिक डाटा, यानी जो आंकड़ा पहले से ना हो बल्कि नए सिरे से एकत्रित किए जाते हैं और सर्वेक्षण, टिप्पणियों और प्रयोगों पर आधारित होते हैं। यानी आप सर्वेक्षण करें, एक्सपेरिमेंट करें, फिर वो फैक्ट आपके सामने, वो आंकड़ा निकल कर आए, तो वो क्या होगा? प्राथमिक डाटा होगा। ये काफ़ी खर्चीला भी होता है और प्राप्त करने में बड़ी कठिनाई होती है, जो प्राथमिक डाटा होता है। लेकिन द्वितीयक आंकड़े हैं, सेकेंडरी डाटा जो होता है। सेकेंडरी डाटा क्या होता है कि ये बाह्य स्रोतों से प्राप्त हो जाएगा। बाह्य स्रोत जो होते हैं उनसे ये आंकड़ा प्राप्त हो जाएगा। कैसे? जैसे टीवी है, रेडियो है, पेपर्स हैं, पत्रिकाएं हैं, बहुत सारी किताबें हैं। इन सब से हम जो डाटा कलेक्ट करते हैं वो क्या होते हैं? सेकेंडरी डाटा होते हैं, यानी द्वितीयक आंकड़े होते हैं। तो हमें रिसर्च के दौरान दो तरीके के आंकड़ों की जरूरत है। पहला प्राथमिक, जो हमें कहीं से नहीं मिलेगा, उसको हमें सर्च करना है। दूसरा होता है द्वितीयक डाटा, जो हमें मिल जाएगा कहाँ पे? बैठकर आराम से लैपटॉप से भी आप निकाल सकते हैं। ठीक है, तो इस तरह के डाटा आपको आसानी से मिल जाते हैं, वो होते हैं द्वितीयक आंकड़े। अब आपका अगला चरण शुरू होता है, कौन सा? चौथा चरण। ठीक है, चौथे चरण में क्या करते हैं? न्यादर्श या प्रतिदर्श चयन करते हैं, यानी सैंपल जो होता है, सैंपल का सिलेक्शन करते हैं। इसको हिंदी में बोलते हैं न्यादर्श या प्रतिदर्श। ठीक है, प्रतिदर्श का चयन यानी सिलेक्टिंग सैंपल। सैंपल का क्या मतलब होता है? चौथा चरण है सैंपल। आप हिंदी में ध्यान रखिएगा, न्यादर्श या प्रतिदर्श होता है, प्रतिदर्श, लेकिन अंग्रेजी में इनको सैंपल बोलते हैं। आप कहते हैं कोई सामान खरीदने जाते हैं, इनफैक्ट आप दाल खरीदने जाते हैं तो कहते हैं कि पहले दिखाइए, तो दुकानदार क्या करता है? मुट्ठी भर दाल लेकर आता है, आपको दिखाता है। वो जो मुट्ठी भर दाल लेकर आता है ना, वही होता है सैंपल। वो मुट्ठी भर दाल, बोरे भर के दाल, यानी 1 क्विंटल दाल का क्या कर रहा है? प्रतिनिधित्व कर रहा है। जैसा मुट्ठी भर होगा वैसे बोरे में होगा दाल, यही होता है सैंपलिंग। तो अगर रिसर्च के दौरान, अब ऐसा तो है नहीं कि आप हर जो आंकड़ा आपको चाहिए उसके लिए आप सब जगह पे जा करके हर एक पर्सन से आप बातचीत कर सकें, तो आप क्या करेंगे? कुछ लोगों को कलेक्ट करेंगे सिंपल के तौर पे, फिर अपना रिसर्च उन्हीं से शुरुआत करेंगे। तो सिंपल का मतलब समझ में आ गया? कोई भी प्रोडक्ट लेने जाते हैं आप तो सिंपल मांगते हैं, भाई सिंपल दिखाओ। तो जो वो जो सैंपल दिखाता है वो पूरे प्रोडक्ट का क्या कर रहा है? प्रतिनिधित्व कर रहा है। ठीक है, इस प्रक्रिया, इस चरण में यानी चौथे चरण में हम क्या करेंगे? रिसर्चर क्या करेंगे? सैंपलिंग को कलेक्ट करेंगे, सेलेक्ट करेंगे कि हमारे पास कौन कौन से सैंपल होने चाहिए। यानी रिसर्च जिस विषय में वो कर रहा है उस विषय से संबंधित बहुत सारी जानकारियों का वो सैंपल कलेक्ट करेगा। ठीक है, उसका चयन करेगा, चुनाव करेगा। कुछ सैंपल इकट्ठा किए जाते हैं, जैसे अब दाल का एग्जाम्पल आपने देखा, ऐसे आम होता है ना, एक टोकरी में 2-4 आम निकाले और आपने उसका टेस्ट किया, आम मीठा है कि खट्टा है। अगर मीठा है तो आपने मान लिया कि पूरी टोकरी का आम मीठा होगा। तो कुल मिलाकर के कि अगर आम की क्वालिटी बतानी है, आपको टेस्ट बताना है, तो क्या पूरी टोकरी का आम आप टेस्ट करेंगे? नहीं, 1-2 आम उठा के आप टेस्ट करेंगे, फिर पूरी टोकरी को प्रमाण पत्र मिल जाएगा कि लगभग सबका टेस्ट ऐसे ही होगा। तो वो जो एक आम आपने टेस्ट किया वही होता है सैंपल। ठीक है, ये आप ध्यान में रखिएगा। इससे बचत होती है किस चीज़ का? समय का। इससे बचत होता है खर्चे का, भाई आप पूरे बहुत सारा समय आपका बचेगा। एक सैंपल मिल जाए तो उस सैंपल से आप अंदाज़ा लगा लेते हैं, तो इससे समय भी बचेगा आपका और पैसा भी बचेगा। अगर यही जनसंख्या के मामले में देखा जाए तो जो आप रिसर्च करें कहीं ना कहीं जनसंख्या से जुड़ा हुआ है वो विषय, तो अब जनसंख्या के मामले में अगर देखा जाए तो संपूर्ण जनसंख्या पर आप रिसर्च जा करके आप बातचीत करके या फिर अपनी जानकारी नहीं निकाल सकते, बहुत समय लग जाएगा और बहुत खर्चा लगेगा। तो फिर आप क्या करेंगे? जनसंख्या का कुछ भाग आप सेलेक्ट करेंगे सैंपल के तौर पे। मान लीजिए किसी क्षेत्र में 10,000 लोग हैं, यहाँ पे 10,000 लोग हैं। अब आप क्या करेंगे? 10,000 लोगों से आप मिलेंगे, या फिर इन 10,000 लोगों में से 100 लोगों को या 1,000 लोगों को अलग कर लेंगे। अब आप इन 1,000 लोगों के बारे में जानकारी इकट्ठा करेंगे तो आप मान लेंगे कि लगभग 10,000 लोगों की भी ऐसी ही प्रवृत्ति होगी।
यही होता है जनसंख्या के मामले में सैंपलिंग। ठीक है, अभी हम सैंपलिंग की विधि पे आपसे बात करेंगे आगे। अब आपका अगला चरण शुरू होता है, 5वां चरण, अनुसंधान प्रस्ताव लेखन का। ठीक है, 5वां चरण किस चीज का है? अनुसंधान प्रस्ताव लेखन। इसको बोलते हैं राइटिंग ए रिसर्च प्रपोजल। रिसर्च प्रपोजल आपका, अब आप रिसर्च प्रपोजल अपना लिखेंगे। ठीक है, ये 3 4 या 5 पेज का क्या होता है, एक दस्तावेज टाइप का होता है जो शोधकर्ता द्वारा लिखा जाता है। जो रिसर्चर होता है वो प्रपोजल लिखता है। ठीक है, इसमें होता क्या है, इस प्रपोजल में क्या होता है, पूरे शोध प्रक्रिया में क्या बातें हुई हैं, क्या शोध किया है आपने या क्या शोध करना है, उसका संक्षिप्त रूप होता है। यानी आप कह सकते हैं कि आपके रिसर्च का मॉडल होता है ये। ठीक है, इसके कारण बहुत सारे हैं क्यों प्रपोजल लिखा जाता है। अनुसंधान की प्रामाणिकता के लिए भी। अब आप रिसर्च स्कॉलर हैं, आप प्रपोजल लिख करके आपने सबमिट किया अपने संस्थान में, वो सबमिट करने के बाद में उसना चेक करने के बाद प्रशासन ने आपसे कहा कि नहीं, आपने जो इसमें कंटेंट डाला है, आप जिस विषय में जिस दिशा में आप रिसर्च कर रहे हैं वो सही है या नहीं। अगर वो गलत है तो फिर वो संस्थान उसको रिजेक्ट करेगा, फिर आप दूसरा तरीका अपनाएं। ऐसा ना हो कि आपने कई लगभग साल 2 साल आपने मेहनत किया और उसके बाद पूरा का पूरा रिसर्च आपने सबमिट किया और वो कैंसिल कर दिया गया। तो इसके लिए प्रपोजल लिखवाया जाता है कि आपका अनुसंधान प्रमाणित है कि नहीं है। अगर वो प्रमाणिक है, बेहतर है, तो आप रिसर्च कार्य को क्या करें, आगे बढ़ाएं। उसमें विद्यार्थी क्या लिखता है, मुख्य रूप से लिखेगा क्या प्रस्ताव में, यही कि क्या लाभ होगा उस रिसर्च से, कौन लाभार्थी होगा। जो प्रस्ताव होता है प्रपोजल, उसमें यही तो आप देंगे कि भाई जो हम रिसर्च कर रहे हैं उससे क्या लाभ होगा, और फिर आप देंगे कि किसको लाभ होगा, ये भी तो बात उसमें कहनी होगी। फिर समस्या का कथन और महत्व आप उसमें स्पष्ट करेंगे कि जो आपकी समस्याएं हैं उसका जो कथन है, महत्व है, या संबंधित जो आपका विषय या साहित्य है उसका सर्वेक्षण करने की विधि क्या है, इन सब का वर्णन आप करेंगे। क्योंकि अब तक आपने ये डिसाइड कर लिया है कि किस विधि का प्रयोग करेंगे, किस आंकड़े का प्रयोग करेंगे, कहाँ से कलेक्ट करेंगे, ये सब आपने डिसाइड किया और यही सब आपको उसमें लिख देना है। ठीक है, किस प्रकार के आपको आंकड़े चाहिए, कैसे एकत्रित करना है, ये भी आप अपने प्रपोजल में लिखेंगे। उसका विश्लेषण आप कैसे कर रहे हैं, ये भी आप उसमें इंक्लूड करेंगे। किसी संगठन या किसी समूह से आपको सहायता चाहिए, एनजीओ से सहयोग चाहिए अपनी रिसर्च में, या आप इंडिपेंडेंट रूप से आप वो रिसर्च पूरा करेंगे, ये भी आप उसमें इंक्लूड करें। ये कुल मिला करके जो आपका प्रशासन है, जो संस्थान है, उसको क्या होना चाहिए, ये जानकारी होना चाहिए कि आप रिसर्च में कर क्या रहे हैं। ठीक है, तो इन सारी बातों को, कितना समय आप ले रहे हैं उस रिसर्च के लिए, सुविधाएं क्या आपको चाहिए या नहीं चाहिए, ठीक है, इन सब को क्या करते हैं, लिखा जाता है। उसमें आपको धन की ज़रूरत है, संस्थान से नहीं चाहिए, या फिर आप अपने से उसको पे करेंगे। तो अगर इस तरह की कोई आवश्यकता आपकी है तो फिर आप उसमें प्रपोजल में आप लिखें। वो आपके जो भी आप संस्थान से आप रिसर्च जहाँ से कर रहे हैं वो संस्थान उसको देखेगा प्रपोजल को पूरा, और उसमें आप अपनी रिक्वायरमेंट भी बताएंगे और अपने रिसर्च के इंपॉर्टेंस भी आप उसमें डिस्कस करेंगे। तो ये 5वां चरण होता है जिसमें आप एक प्रपोजल लिख करके सबमिट करते हैं। वो प्रपोजल पास हुआ तो फिर रिसर्च आप फिर पेन आप उठा दीजिए लिखने के लिए। ठीक है, तो बहुत सारे संस्थान इसको अनिवार्य कर देते हैं कि शोध परियोजना को स्वीकार करने से पहले उसका प्रस्ताव प्रस्तुत किया जाए। बहुत सारे संस्थान ये बात कहते हैं कि जो आप रिसर्च कर रहे हैं उसको आप आगे बढ़ाएं, उससे पहले ही उसका एक प्रपोजल आप हमें लिख कर दे दें, जिससे कि हम ये निर्धारित कर सकें कि आपका रिसर्च सही दिशा में हो रहा है। ठीक, 5वें चरण के बाद में बात आती है 6ठे चरण की, और 6ठे चरण में आप क्या करेंगे, आंकड़ों का एकत्रीकरण आप शुरू कर देंगे। 6ठा चरण, आंकड़ा या प्रदत्त या डाटा का एकत्रीकरण, ये आपका 6ठा चरण होगा। रिसर्च का क्या होगा, 6ठवां चरण होगा। ठीक है, यानी कलेक्टिंग डाटा। क्या है, कलेक्टिंग डाटा। कलेक्टिंग डाटा में आप क्या करेंगे, देखिए आंकड़ा एकत्र करने की कई विकल्प या कई विधियां होती हैं, और रिसर्चर जो होता है यानी आप किस तरह की विधि का चुनाव करेंगे ये कौन तय करता है। आपकी जांच की प्रकृति, उसका क्षेत्र, जांच के आपके उद्देश्य क्या है, वित्तीय लागत यानी आप कितना इन्वेस्ट कर पा रहे हैं उसमें, समय की उपलब्धता, आपके पास कितना टाइम है, ये भी निर्धारित करता है। इन सब बातों को आप ध्यान में रख के
डाटा एकत्र करने की कोई एक विधि का चुनाव आप करेंगे। ठीक है, अब डाटा दो तरीके का एकत्र करना है आपको, प्राथमिक डाटा और द्वितीयक डाटा। तो द्वितीयक डाटा क्या है, वो तो आपको कहीं भी मिल जाएगा, उसकी कोई चिंता नहीं। चिंता किसकी करनी है, प्राथमिक डाटा का। अब प्राथमिक डाटा को एकत्र करने के लिए क्या है, बहुत सारे तौर तरीके आपको अपनाने पड़ सकते हैं। प्राथमिक आंकड़ा एकत्र करने की विधि, ठीक है। एक तो होता है अवलोकन विधि, बाय ऑब्जर्वेशन, अवलोकन या ऑब्जर्वेशन। इसमें क्या करते हैं आप, इस विधि का जब आप प्राथमिक डाटा आपको एकत्र करना है जो पहले से है नहीं, तो आप क्या करेंगे, किसी व्यक्ति या स्थान या वस्तु की देख करके उसमें होने वाले जो परिवर्तन हैं उनको आप क्या करेंगे, नोटिस करेंगे, एब्जॉर्ब करेंगे। ठीक है, उन परिवर्तनों को मापने का जो तरीका है वही होता है ऑब्जर्वेशन। मान लीजिए कि किसी व्यक्ति के बारे में आपको जानना है, अगर आप उससे बातचीत नहीं कर रहे हैं तो आप क्या करें, उस पर थोड़ा सा समय दीजिए, उसकी हरकतों को आप नोटिस कीजिए। आप इसी को बोलते हैं ऑब्जर्वेशन। ठीक है, इससे भी आपको प्राथमिक डाटा मिलता है। जैसे छोटे बच्चों के व्यवहार को अगर जानना है ऑब्जर्वेशन में, जैसे छोटे बच्चों के व्यवहार, छोटे बच्चों के व्यवहार को जानना है तो क्या करना होगा, उनके साथ आप 2-4 दिन खेलिए कूदिए या दूर बैठ करके उनको देखिए, तो उनकी हरकतों को आप जब नोटिस करेंगे तो आपको कॉमन फैक्ट कुछ तो मिलेगा। ये बहुत उपयोगी होती है ये विधि, कौन सी, ऑब्जर्वेशन मेथड। इस विधि से आप प्राथमिक डाटा का कलेक्शन करते हैं। अब छोटे बच्चे हैं, अनपढ़ हैं, मानसिक रोगी जो होते हैं, मानसिक रोगियों को भी आप ऑब्जर्वेशन पे रखते हैं डॉक्टर, उनके व्यवहार को जानने के लिए। तो ये जो विधि है काफ़ी कारगर सिद्ध होती है इन सब के लिए। ठीक है, या फिर जो भाषाई लोग हैं, अब मान लीजिए कि आपकी भाषा कुछ और है और आपको दूसरी भाषाई लोगों के पास जाना पड़ा, जैसे जो जिनकी भाषा आपको समझ में नहीं आ रही है। अब चाइनीज लोगों के बीच में बैठ गए हैं, अब उनकी भाषा आप क्या समझेंगे आप, उनकी जो भाषाएं होती हैं वो ऐसे जैसे कि बर्तन गिर जाए और जिस तरह का आवाज़ आए उसी तरीके की उनकी जुबान से आवाज़ आती है, कुछ समझे नहीं आता है। तो फिर आप क्या करेंगे, उनसे बातचीत तो करके आप डाटा कलेक्ट कर नहीं सकते, तो आप उनको ऑब्जर्व करेंगे, उनकी हरकतों को। ठीक है, तो आपको डाटा वहाँ से मिलेगा। तो इसमें भी कई प्रकार के अवलोकन जो होता है, यानी ऑब्जर्वेशन कई प्रकार का होता है। एक होता है सहभागी ऑब्जर्वेशन, एक होता है असहभागी ऑब्जर्वेशन। सहभागी ऑब्जर्वेशन का मतलब होगा कि जिसको आप ऑब्जर्व कर रहे हैं वो आपको कोऑपरेट करे, और आसान होगा ये चीज़ें। लेकिन अगर वो कोऑपरेट नहीं कर रहा है तो एक होता है नियंत्रित अवलोकन, जैसे मानसिक रोगियों का अवलोकन करते हैं डॉक्टर, एक कंट्रोल में रखते हैं। ऐसा तो है नहीं कि उन्हें खुला छोड़ देते हैं ऐसे ही, जो पागल लोग होते हैं। भाई डॉक्टर्स उनको बांध के रखते हैं या दवा देते हैं या किसी भी तरीके से उनको नियंत्रण में रखा जाता है, तभी उनको ऑब्जर्व करते हैं। एक होता है अनकंट्रोल ऑब्जर्वेशन, यानी अनियंत्रित अवलोकन, जिसमें कोई कंट्रोल में नहीं होते हैं बल्कि वो बिना नियंत्रण के होते हैं, उनको आप ऑब्जर्व करते हैं। तो ये ऑब्जर्वेशन के कई तरीके हैं, इनको आप ध्यान में रखिएगा। ठीक है, तो ये एक तो होगा प्राथमिक डाटा कलेक्ट करने का एक तरीका होगा कि आप ऑब्जर्वेशन के माध्यम से डाटा कलेक्ट करें। ठीक है, दूसरा तरीका क्या है इसका, व्यक्तिगत साक्षात्कार, व्यक्तिगत साक्षात्कार यानी पर्सनल इंटरव्यू। ठीक है, पर्सनल इंटरव्यू का मतलब होगा कि आप आमने सामने बैठ करके बातचीत करके क्या करें, डाटा निकालें। आप आंकड़ा जो है उसकी जानकारी आप आमने सामने बैठ करके प्रश्न उत्तर करते हुए, यानी आप कुछ क्वेश्चंस पूछें, सामने वाला उसका उत्तर देगा, वहीं आपका डाटा होगा। तो पर्सनल इंटरव्यू होता है। इसमें दो तरीके का होता है इंटरव्यू, एक तो होता है संरचित साक्षात्कार और एक होता है असंरचित साक्षात्कार। संरचित इसको बोलते हैं स्ट्रक्चर्ड इंटरव्यू, और एक होता है असंरचित, नाम से काफी कुछ स्पष्ट होता है, अनस्ट्रक्चर्ड। जो संरचित होता है, देखिए व्यक्तिगत साक्षात्कार में प्रश्न और उत्तर के माध्यम से आप डाटा कलेक्ट करते हैं बातचीत करके। तो संरचित जो इंटरव्यू होता है उसमें क्या होता है कि पहले से, ठीक है, इसमें प्रश्न जो आपको पूछना है आमने सामने बैठ करके, उसके लिए पहले से आप प्रश्नों को क्या करें, लिख के आप दे दें सामने वाले को कि भाई मैं आपसे यही प्रश्न पूछने वाला हूं जब आप हमारे सामने बैठेंगे इंटरव्यू में। इस तरह का आप मीडिया में देखें तो बहुत सारे टीवी चैनल बहुत सारे प्रोग्राम चलाते हैं, जैसे राज्यसभा टीवी पे आप देखें,
आर्थिकी है, मुद्दे आपके, इस तरह के बहुत सारे उसके कार्यक्रम चलते हैं जिसमें वो विशेषज्ञों को बुला करके बातचीत करते हैं। उसमें क्या होता है कि आप देखेंगे कि जो प्रश्न पूछा जा रहा है मीडिया की तरफ से उसका वो जवाब दे रहे हैं। इसका मतलब ये क्या होगा कि वो स्पेशलिस्ट जरूर हैं, लेकिन उनको पहले ही बताया गया है कि आपसे मैं इन्हीं फील्ड में बातचीत करूंगा, ठीक है। तो पहले से संरचित मतलब पहले से रचना कर दी गई है प्रश्नों की, ठीक। इनको आप ध्यान में रखिएगा। इंटरव्यू के दौरान कोई चीज़ उसमें चेंज नहीं होगा, जो प्रश्न मिला है उनको उससे इतर आप कोई सवाल नहीं पूछेंगे। तो ये होता है संरचित, मतलब रचना हो चुकी है प्रश्नों की। और एक होता है असंरचित, ये रिस्की होता है। इसमें पहले से डिसाइड नहीं होता है कि क्या प्रश्न पूछेंगे आपसे, और जो कोई भी प्रश्न पूछ सकते हैं, यानी आप रिसर्चर हैं तो आप ही प्रश्न पूछेंगे, पर वो पहले से डिसाइड नहीं होगा कि आप क्या प्रश्न पूछेंगे, और कोई भी प्रश्न पूछ के उनका जवाब आप लेते हैं, ठीक है। तो ये अंतर दोनों में होता है, संरचित और असंरचित में। व्यक्तिगत साक्षात्कार के बाद में एक तरीका और होता है अनुसूची यानी शेड्यूल्ड। इसी में अनुसूची का मतलब होता है, इसमें हम कैसे प्रश्नों को पूछते हैं आपसे, यानी शोधकर्ता कुछ प्रश्न लिखते हैं, उनको एक क्रम में, जो प्रश्न होते हैं वो एक क्रम में लिखे जाते हैं, एक लिस्ट में बाकायदा, ठीक है। और उत्तरदाता से सवाल पूछा जाता है, उत्तरों को वो क्या करते हैं, अनुसूची में अंकित करता है। यानी एक सूची हमने प्रश्न की बनाई और हम सवाल पूछ रहे हैं, जो हमें उत्तर मिल रहा है उस उत्तर को भी हम उसी सूची में एक जगह पे लिस्टेड कर रहे हैं। फिर उनका हम क्या करेंगे, विश्लेषण करेंगे और पता करेंगे कि यह डाटा कितना प्रामाणिक है। एक होता है मेल प्रश्नावली, व्यक्तिगत साक्षात्कार में वो भी आता है मेल प्रश्नावली। मेल का मतलब वही जो आप लोग इस्तेमाल करते हैं, मेल आईडी पे मेल करते हैं आप किसी चीज़ को। इसमें क्या होता है, इस विधि में ये आमतौर पे आर्थिक और व्यावसायिक सर्वेक्षण में इस विधि का सबसे ज़्यादा प्रयोग किया जाता है, ठीक है। इसमें करते क्या है कि एक लिखित सूची बना करके प्रश्नों का ठीक ठाक एक लिस्ट बनाते हैं और उसको फिर पैक करते हैं और मेल कर देते हैं किसके पास, उत्तरदाता के पास, यानी जिसको प्रश्न का जवाब देना है उसे हम मेल कर देते हैं पोस्ट ऑफिस से। अब वो मेल उसके हाथ में जाता है, वहां से वो उत्तर लिख करके मेल कर देता है हमारे पास। तो ये मेल के माध्यम से जो इंटरव्यू हो जाता है, इसको मेल प्रश्नावली या प्रश्न भेजते हैं इसलिए प्रश्नावली, और मेल के माध्यम से प्रश्न भेजे हैं इसलिए मेल प्रश्नावली हो गया, ठीक है। तो ये डाक के रूप में या व्यक्तिगत रूप से भी वो मेल हैंड ओवर कर दिया जाता है, उसका जवाब वो घर बैठ के आराम से लिख के आपको भेज देते हैं, ठीक है। ये तो हो गया प्राथमिक डाटा को कलेक्ट करने की ये सारी क्या है, विधियां हैं। सेकेंडरी डाटा तो आप कलेक्ट कर लेंगे न्यूज़ चैनल से, किताबों से, पत्रिकाओं से, न्यूज़पेपर से। बस प्राथमिक डाटा कलेक्ट करने में दिक्कत होती है, उसकी ये सब विधियां हैं। अवलोकन माध्यम से आप कर सकते हो, व्यक्तिगत साक्षात्कार कर सकते हो, उसमें 4 तरीके का आप साक्षात्कार लेंगे, ठीक है। अब बात आती है इसके अगले चरण की कि अब जब आपने डाटा कलेक्ट कर लिया दोनों तरीके से, प्राथमिक और द्वितीय दोनों डाटा आपके पास हैं, तब अब आपके सामने अगला चरण आता है आंकड़ों या प्रदत्तों का विश्लेषण। यानी जो आंकड़े आपने कलेक्ट किया है, अब क्या करेंगे, अब आपको इसको क्या करेंगे, एनालाइज करेंगे, एनालिसिस ऑफ डाटा, ठीक है। ये 7वां चरण है, प्रदत्त या आंकड़ों का विश्लेषण, ठीक है, यानी एनालिसिस ऑफ डाटा। इसमें क्या होता है फिर, अब आंकड़ों को एकत्रित करने के बाद में इसका अध्ययन किया जाता है, किसका, आंकड़ों का। अब आपने सोर्सेज लगाए, दोनों तरह के डाटा आपने कलेक्ट कर लिए, अब आप उनका विश्लेषण करेंगे बैठ करके, उनका अध्ययन करेंगे उस डाटा का, ठीक है। और फिर आवश्यकता अनुसार, यानी जिस डाटा को जहाँ पे रखना है आपको अपने अनुसार, जो जहाँ ज़रूरत है जिस तरह के आंकड़ों की, उनको वहाँ पे क्या करेंगे, व्यवस्थापन, यानी उनको वहाँ पे आप स्थापित करेंगे, व्यवस्थापित, या फिर वहाँ पे आप लिखेंगे, ठीक है। उनका वर्गीकरण करेंगे आप, फिर विश्लेषण करेंगे। इन सारे कार्यों को करके, अध्ययन करके, आपके रिसर्च में उस आंकड़े का कहाँ इस्तेमाल होना है ये आप निर्धारित करेंगे, ठीक है। अब इसका उद्देश्य क्या होता है, उद्देश्य भाई आंकड़ों का विश्लेषण हम क्यों कर रहे हैं, हूबहू वैसे ना लिख दें। उद्देश्य इसका ये होता है कि जो उत्तरदाता द्वारा दिया गया आंकड़ा है, यानी आपने जो प्राथमिक आंकड़े कलेक्ट किए हैं साक्षात्कार के माध्यम से या ऑब्जर्वेशन के माध्यम से, वो आंकड़ा गलत तो नहीं है, ये तो प्रमाणित आपको करना पड़ेगा ना। भाई उत्तरदाता ने मेल पे आंसर लिख के भेज दिया आपको, क्या वो प्रमाणित है, नहीं, उसको प्रमाणित करना, इसके लिए आपको जरूरी है कि आंकड़ों का अध्ययन करें, आप विश्लेषण करें। तो जो उद्देश्य होता है वो आंकड़ों का विश्लेषण करना, उनकी प्रामाणिकता को जानना कि कहीं वो गलत तो नहीं है, यदि गलत हैं तो कमियों को पहचानना और उनको दूर किया जाए। इसके बाद अब शोधकर्ता हाइपोथेसिस का क्या करता है, परीक्षण करने की स्थिति में होता है।
यानी अब आपके पास उसके आंकड़े आ गए, विश्लेषण कर लिया और उनको व्यवस्थित भी कर लिया है। अब वो किसकी टेस्टिंग करे? अब टेस्टिंग का समय है, टेस्टिंग का। ये टेस्टिंग किस चीज़ का करना है? जो पहले चरण में, दूसरे चरण में उसने कल्पना तैयार किया था, किस चीज़ का? समस्या की समाधान जो खोजा था, और उसमें से किसी एक समाधान को सही साबित करने के लिए 7 चरणों में उसने काम किया। तो अब जरूरत है कि भाई उस समाधान को ला के देखे यहाँ पे कि जो हमने सोचा था कि ये समाधान होगा, क्या ये सारे आंकड़े उसका समाधान को सपोर्ट कर रहे हैं या फिर नहीं? भाई ये तो साबित करना पड़ेगा ना। तो अब जो हाइपोथेसिस है, यानी उपकल्पना जो आपने सोचा था, या समाधान या परिकल्पना या फिर हाइपोथेसिस, इसकी टेस्टिंग करना है। यही तो मेन था, इसी के पीछे तो आप अभी तक भागे थे। भाई यही तो समाधान था, इसी के पीछे आप भागे थे कि काश इस समस्या का जो मैंने समाधान सोचा वो सही हो जाए। अगर वो समाधान सही हो गया तो आपकी मेहनत सफल है। तो अब आप उसकी टेस्टिंग करेंगे ना, तो फिर करिए टेस्टिंग। इस स्थिति में अब आप आ गए हैं कि अब आप अपनी कल्पना का क्या करें? टेस्टिंग करें। उसके 2 परिणाम होते हैं, या तो शुभकृत ही होगा, या तो वो सत्य होगा, आपका समाधान सही होगा, या तो फिर गलत होगा। ठीक है। अब जो भी उपयुक्त निष्कर्ष निकले टेस्टिंग के बाद में, जो भी निष्कर्ष निकलते हैं, फिर उनका अगर पॉजिटिव ही आता है लगभग, क्योंकि एक रिसर्चर बड़ी मेहनत से सोचता समझता है और मेहनत करता है, आंकड़ों को एकत्र करता है, तो लगभग सही ही होता है कि उसके समाधान जो है वो उसकी पुष्टि हो जाती है कि नहीं, मैंने जो समाधान सोचा था शुरू में, ये आंकड़े प्रमाणित करते हैं उस समाधान को। ठीक। अगर ऐसा होता है तो फिर अब वो क्या करेगा? जो उसके पास निष्कर्ष आते हैं उनका जनरलाइजेशन करेगा, सामान्यीकरण करेगा। सामान्यीकरण का मतलब होता है कि चीज़ों को थोड़ा सा विश्लेषित किया जाए और उनको इतना सरल और समझने योग्य बनाया जाए। भाई जो आपने आंकड़े वगैरह कलेक्ट किए हैं, जो आपने रिसर्च तैयार किया है पेपर, उसमें काफ़ी जटिलताएं होंगी, वो सबके समझ में तो आएंगे नहीं। अब आपका काम है कि आप उनको जनरलाइज करें, सामान्य बनाएं, ताकि वो समझ में आने योग्य हो सके। ठीक। यदि इतना काम आपका हो गया है, यानी आपका रिसर्च तैयार हो चुका है, तो फिर अब बात आती है रिसर्च रिपोर्ट की। 8वां चरण जो बताता है वो क्या है? रिसर्च रिपोर्ट। ठीक है। यानी अनुसंधान प्रतिवेदन, हिंदी में ये बोलते हैं, या शोध प्रतिवेदन। यानी आपने रिसर्च पूरा तैयार कर लिया है। अनुसंधान प्रतिवेदन तैयार करना मतलब कि एक रिपोर्ट आपको सबमिट करना है ना फाइनल में। बिना रिसर्च सबमिट किए तो कुछ होना नहीं। तो जब आपने प्रमाणित कर लिया है, टेस्टिंग वगैरह कर ली है, आपकी मिसाइल लॉन्च होने के लिए एकदम तैयार है, तब आप फाइनल टच देंगे, एक रिसर्च क्या कहते हैं, रिपोर्ट लिखेंगे। और फिर अनुसंधान प्रक्रिया का ये अंतिम चरण हो जाता है जब आप रिसर्च रिपोर्ट लिखते हैं। ठीक है। इसमें क्या होता है कि अनुसंधान की समाप्ति के उपरांत जो शोधकर्ता है वो अपने द्वारा किए गए समस्त कार्य, जितना भी काम उसने 7 चरणों में किया है, और उसके जो परिणाम हैं उनको लिखित रूप में क्या करेगा? प्रस्तुत करेगा। यानी यही वो चरण है प्रतिवेदन तैयार करने का मतलब। रिसर्च पेपर अब लिख दीजिए आप, जो भी 100-200 पेज का हो, अब आप लिख करके अंतिम टच देंगे उसे, और फिर आप सबमिट कर देंगे। तो ये 8 चरणों की पूरी प्रक्रिया है, जिसमें 7 चरणों तक आप काम करते हैं, और 8वें चरण में आप कमरा बंद करके सारे आंकड़े, अनुभव, एक्सपीरियंस, जो भी कुछ आपने महसूस किया, जो भी आपने वर्क किया, उन सबको क्या करें? कॉपी कलम लेके आप एक पेज पे उसे अच्छे से शब्दों में उतार के आप सबमिट कर दें। ये 8वां चरण है। तो शोध के जो चरण है, स्टेप ऑफ रिसर्च, जो भी रिसर्च के जितने स्टेप हैं वो 8 चरणों में हमने देखा। यह आपका रिसर्च आज कंप्लीट होता है। रिसर्च एप्टीट्यूड कंप्लीट नहीं होता, आपका रिसर्च कंप्लीट होता है।